So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं मतलब 13th के और कल के दोनों के टॉपिक संडे के भी डिस्कस होते हैं और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी होगा प्लस मेंस का क्वेश्चन। पहला टॉपिक है प्लास्टिसाइजर के बारे में। डायनासोर डिस्कवरी में एहवैटम बहनोडोविचे, ठीक है, उसका जीन एडिटिंग के बारे में, ग्लायोब्लास्टोमा के बारे में, फॉसिलाइज्ड च्यूइंग लाइस एक्स के बारे में, IFALPA के ऊपर असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एक टॉपिक ये है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अफ्रीकन टाइगर फिश का ओवरव्यू है। इंडियाज़ ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स और फिर जो मीन्स का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। तो ये साइंस का टॉपिक है, साइंस टॉपिक है, साइंस टॉपिक, साइंस साइंस साइंस। उसके बाद ग्राउंड वाटर जोग्राफी, जोग्राफी का टॉपिक है। देन अफ्रीकन एनवायरनमेंट का टॉपिक है। इंडियन ड्राफ्ट पर्सनल रूट्स, ये वी कैन से पॉलिटी के अंदर आ जाता है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। मेंस का क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इन वेदर फॉरकास्टिंग इन इंडिया। बहुत हाई पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ प्रश्न ये लोग बनाए क्योंकि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके 150 ईयर्स आपके हो चुके हैं। सो ये मतलब इसमें बन सकता है IMD पे कुछ लिखने को आ सकता है या फिर टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इस पर मैंने पहले कई बार चर्चा आपसे कर रखी है। बाकी इसका टॉपिक आप लोग ज़रूर से प्रिपेयर करना। मेंस में पॉसिबिलिटी मतलब नेक्स्ट ईयर जो मतलब 2025 का मेंस होगा उसमें हाई पॉसिबिलिटी इस एरिया से प्रश्न करने आप पूछने की। आकलन प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं अपने आंसर इवेल्युएशन के लिए। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन आप देख लो, द बफेलो एंड बुल फाइट्स आर पार्ट ऑफ फॉल कल्चर एसोसिएटेड विद द विंटर हार्वेस्ट। ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये मैंने 5M सीरीज़ में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, उसको आप लोग फॉलो करें। लोहड़ी और मकर संक्रांति ऑफर है, आज 50% ऑफ है। कल ऑफर था और आज भी ऑफर है, तो फिर रात के 11 बजे तक ऑफर है, तो इसका हिस्सा आप लोग को जरूर से बनना जितने भी कोर्सेस हैं। अब क्रैश कोर्स का मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। 13 से 18 हुए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग माउंटेन कवर कंप्लीट करेंगे। ओल्ड NCERT क्लास 11th वाली अल्टीमेट NCERT पिछली बार सारे प्रश्न आए थे, तो ये होगा। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग आपका है, तो ये टॉपिक्स हम लोग करेंगे। मैपिंग इस वीक में आपकी खत्म हो जाएगी और इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग ऑफ इंडिया प्लस ओल्ड NCERT ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे ये सारी क्लासेस मैपिंग की हैं। क्रैश कोर्स का आप लोग हिस्सा जरूर से बने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। सो IT रुड़की यूज बैक्टीरियल एंजाइम टू डिग्रेड प्लास्टिसाइजर। देखो क्या होता है कि प्लास्टिसाइजर्स की बात करते हैं, ये क्या है कि ऐसे प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, दे कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। अब जैसे कोई भी ऐसे केमिकल या जो प्लास्टिक कंपोनेंट कैरी करते हैं, दे कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, तो वो काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अब क्या है कि इसको कहा गया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्फोबैसिलस एसिडोफाइलस। इससे एक एंजाइम निकाला है, स्ट्रेस एंजाइम निकाल के, और कहा गया कि इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके इसको डिग्रेड किया जाता है। स्पेसिफिकली एक आपका कंपोनेंट है जिसे हम डाईथाइल हेक्साइल फथलेट शब्द जिसके लिए हाईलाइट करते हैं, तो ये एफिशिएंटली इसको डिग्रेड कर देता है। और द एंजाइम एफिशिएंटली डिग्रेड चैलेंजिंग हाई मॉलिक्यूलर वेट फथलेट प्लास्टिसाइजर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आपके जब प्लास्टिसाइजर्स की बात करते हैं तो उसमें होते हैं दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड, बट एक एंजाइम ऐसा जो बैक्टीरिया से निकाला। अब इसमें क्या हो सकता है कि देखिए ना, क्योंकि अभी प्लास्टिसाइजर न्यूज़ में था, ये क्या है, या आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, या लिख सकते हैं कि देखो ये सॉइल बैक्टीरिया की जगह इसमें फंजाई शब्द का मेंशन किया जा सकता है। तो चाइनीज़ टीम भी इसमें अभी कार्य कर रही है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे लोअर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, कि जो भी कोई मटेरियल होता है तो सर्टेन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आपका प्रेजेंट है, तो एक सर्टेन लेवल पे लो मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, एक सर्टेन लेवल पे हाई मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। सो एंजाइम फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट फेफ्थलेट डाइस्टर, इसके लिए अर्लियर चाइनीज़ जो है उन टीम ने स्टडी भी किया था। अब IIT रुड़की के अंदर के हायर जो मॉलिक्यूलर वेट है उस पर हम कर सकते हैं कि ना, उस पर स्टडी आपका हो रहा है। सो एंजाइम का एबिलिटी क्या है, जो एंजाइम इसको डिग्रेड करता है, तो ये देखो इसमें मतलब बताया हुआ है कि किस टाइप से काम करेगा। सो पॉलीप्रोपेलाइन लीन जो मॉलिक्यूल है, लाइक इट बाइंड्स टू पॉलीप्रोपेलिन लाइक मॉलिक्यूल्स, एंड फिर इट्स यूज इन एक्सट्रैक्टिंग पॉलीप्रोपेलाइन फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर। तो देखो एक चीज़ तो ये हाईलाइट किया गया कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो एंजाइम है
ये इट कैन डिग्रेड दिस पर्टिकुलर, ये जो है इसको डिग्रेड कर सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इस कंपोनेंट को, जो पॉलीप्रोपिलाइन कंपोनेंट है, इसको वाटर से एक्सट्रैक्ट करना है जो कि एक पॉल्यूटेंट का रूप में है, तो वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि दैट एंजाइम कैन बाइंड, वो बाइंड कर सकता है विद दिस मॉलिक्यूल। फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से जो नेचर है इस एंजाइम का उसको भी स्टडी किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बता दी आपको कि यहाँ से जैसे एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का क्या मतलब, जैसे मान लो एक्सरे, मतलब एक्सरे है, इसको जो बीम है इसको छोड़ा गया, फिर कोई भी कंपोनेंट है, अब इसका एक इमेज टाइप बनेगी। तो जब लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट का हमें स्ट्रक्चर को समझना है तो उस पर एक्सरे क्रिस्टोग्राफी इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है। जैसे ये शीट है, इस पर जो भी रेस पड़ेंगे उसके बेसिस में उसकी पूरी मैपिंग हो सकती है इसके अंदर क्या है। तो ये तरीके, इससे एंजाइम के कंपोनेंट और स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जो इस्तेमाल है वो आपका हो सकता है। बिकॉज जैसे कोई भी ऐसा एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इवन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग किस टाइप से है, तो ऐसा जो डिटेल रहेगा तो उसकी वर्किंग को समझने के लिए, या फिर किस तरीके से डिग्रेड करता है, प्लास्टिसाइजर को कैसा अफेक्ट करता है, वो सारी जानकारी हमें मिल पाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओल्डेस्ट नोन डायनासोर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो डायनासोर डिस्कवरी है ये वाइट्रियम बहनोविचे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि न्यूली डिस्कवर्ड डायनासोर है और ये फाउंड आपका हुआ है। डायनासोर जो है पहली बार गोंडवाना, जैसे मतलब अगर आप बात करोगे तो जब हम ओवरऑल सुपर कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट, जहाँ पे हम पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट आज के समय में हैं सब एक साथ हैं, तो धीरे धीरे जो है लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने ड्रिफ्ट किया, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो ये जैसे मेजर कंपोनेंट्स हैं और ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ अटैच्ड हैं। इसके चारों तरफ जो है, तो एक तो कॉन्टिनेंट्स हो गए, इसके चारों तरफ आपका क्या हो गया, तो जो समुद्र था उसका नाम पैंथैलसा था, और ये जो कंपोनेंट था, मतलब जो लैंड एरिया था उसका नाम पैंजिया था। आई होप आपने ज्योग्राफी में बेसिक पढ़ा होगा। तो अब इसमें कहा गया कि जो गोंडवाना पार्ट है, सदर्न पार्ट में जो लोकेटेड है, तो वहाँ पे पहली बार जो डायनासोर्स आर बिलीव टू हैव फर्स्ट इमर्ज्ड। दिस डायनासोर लगभग 230 मिलियन ईयर ओल्ड आपका था, और जो ये आपका है ये नाउ रिकॉग्नाइज्ड है कि ये कहा गया कि ओल्डेस्ट नोन डायनासोर है। लॉरेशिया भी एक कंपोनेंट ही है, आप कह सकते हो, जो पेंजिया है उसका एक कंपोनेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो ये क्या है, नाम बहुत ही खतरनाक है इसका, बट आप याद रखो रिसेंटली न्यूज़ में था तो क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, पुटिंग द जीन एडिटिंग टूल टू यूज़। अच्छा, संडे का सेशन पूरा कवर होता है, तो आप ये मत सोचना कि संडे का सेशन जो है कुछ मिस हो जाता है। नथिंग इज मिस, एवरीथिंग इज कवर्ड। जीन एडिटिंग एंड क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो इवोल्यूशन है, तो इस पर भी मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि जैसे होता क्या है कि देयर इज़ दिस कंसेप्ट जिसमें जो कोई वायरस होता है, वायरस हमला करता है बैक्टीरिया पे, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया पे हमला करता है। अब क्या होता है कि इस वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया सर्टेन चेंजेस करता है। उसका इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वो जो वायरस है उसको रिकॉग्नाइज करके उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे सर्टेन कट कर देता है, जिसकी वजह से जो वायरस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया का जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ऐसा चेंज करता है कि वायरस रेप्लिकेट ना कर सके या मल्टीप्लाई ना कर सके। और ये कैसे करता है कि वो सर्टेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो सीक्वेंस उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ये समझो कि आपके गले में एक रस्सी फंसी हुई है, एक रस्सी जो है आपके गले में फंसी हुई है। अब वो फंसती जा रही, आपको पता है कि आपने कैंची ली और उस रस्सी का एक कोना काट दिया, तो उससे क्या है, रस्सी जो उलझी हुई है वो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कि बैक्टीरिया, आप मानो कि उसमें एक सर्टेन ऐसी कैंची है, उसके माध्यम से उसने वायरस के उस जेनेटिक मटेरियल को फाइंड कर लिया कि अगर इस कंपोनेंट को मैंने काटा तो वायरस जो है मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बैक्टीरिया को प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई। CS9 यहाँ पे एक प्रकार से एक प्रोटीन का रूप है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि हम कई थ्योरी बात करते हैं, जैसे मान लो जीन थेरेपी की हम बात करते हैं, तो जीन थेरेपी में क्या है कि हमारा शरीर है, उस शरीर में हर एक कंपोनेंट की अगर बात करें उसमें जीन का रोल होता है। सो सर्टेन जीन
या जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करके अगर उसमें उसकी माल फंक्शनिंग है, मतलब वो सही से कार्य नहीं कर रहा, तो उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, वहाँ कट करना, या तो फिर फर्दर जोड़ देना या कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट कंपोनेंट उसमें ऐड ऑन कर देना, ये सब कुछ CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है किया जाता है। जैसे पहले DNA सीक्वेंस को आपने आइडेंटिफाई किया, फिर गाइड RNA का इस्तेमाल किया जाता है, फिर CS9 एंजाइम जो कि एक प्रोटीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफाइड DNA सीक्वेंस में, फिर उस पर उसके माध्यम से करेक्ट स्पॉट को किया जाता है, करेक्ट स्पॉट जैसे ही फाइंड होता है वहाँ पे कट करके और उसको रिपेयर हो जाता है, ये सारा प्रोसेस। तो यह मैंने आपको ये सारा बता दिया, ये आप याद रखना। CRISPR-Cas9 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, बट आइडिया जो है वो आपको होना चाहिए। अभी ये उसमें नहीं दे रखा, मैंने आपको बता दिया। ये सब कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो DNA सीक्वेंस है जो DNA सीक्वेंस है उसमें चेंजेस करना यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई सारे आपके साइंटिस्ट हैं, जैसे ये एमैनुअल कैपेंटियर है, जिनको मतलब नोबेल प्राइज़ भी आपका अभी हाल फिलहाल भी मिला था किसी को, मतलब इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट और ये टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत जगह का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि देखो आप किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर सकते हो, चाहे एग्रीकल्चर आप ले लो, चाहे आप फॉर एग्जांपल किसी भी प्रॉपर्टी का, चाहे वेजिटेबल के स्वीटनेस, मान लो टोमेटो को स्वीटनेस को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं। और साथ में ये भी हाईलाइट किया गया है कि कई जैसे स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे मतलब सारे जो दूसरे सेल्स और जो बॉडी ऑर्गन्स आपके बनते हैं, तो उन स्टेम सेल्स में अगर मान लो कुछ बदलाव हो जाए तो उसको अगर हमें रोकना है या उस पर चेंजेस करने हैं तो वो सब किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा जो है कंपोनेंट है। जैसे अगर आप देखोगे कई बार आपने जैसे YouTube में वीडियो देखे होंगे कि YouTube में कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साबुन भी बनता है, सपोज़ करो एक बड़ी मशीनरी लगी हुई है, साबुन बनता है, तो उसमें अगर जैसे साबुन आपका एक प्रकार से एक साबुन बना, उसके कई सारे स्टेप्स होंगे। अब उसमें कोई भी थोड़ा भी डिफेक्ट हुआ तो जो भी मशीन के कुछ ना कुछ कंपोनेंट है उसको ढूंढ लेंगे कि यार इसमें ये डिफेक्ट है, और उसको फिर हटा देंगे, उसको पूरा हटा देंगे। तो ये मशीनरी आपने देखा होगा, यूट्यूब में कई वीडियोस देखे होंगे। तो ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी हमें ये फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे चीज़ें आप ऐसा देख नहीं सकते हो, बट जेनेटिक लेवल पे ये जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकती है और उसके माध्यम से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है इसका बनता है। ट्यूमर सीक्रेट अ प्रोटीन मे बी अ की टू ट्रीट ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर एंडोकैन आपसे पूछा जाए कि जो एंडोकैन है ये एंडोथीलियल जो सेल्स होते हैं दैट लाइन्स, मतलब जो ब्लड वेसल, जो आपकी खून की धमनियाँ होती हैं जहाँ से ब्लड आपका जाता है, तो उसके ऊपरी हिस्से में ये एंडोकैन जो है ये प्रोड्यूस आपका होता है, जो कि ट्यूमर के विदिन है। तो कहा गया कि अगर एक प्रोटीन जिसको एक्टिवेट किया जा सके, PDGFRA, सो ये जो प्रोटीन है दैट एक्टिवेट PDGFRA, जो कि एक प्रकार का रिसेप्टर है, और ये जो है ट्यूमर ग्रोथ जो है, मतलब जो कैंसर है उस ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो ये जो एक्टिवेशन है जिसके माध्यम से, जैसे एंडोकिन एक प्रकार की प्रोटीन है और वो इस रिसेप्टर के माध्यम से एक्टिवेट हो जाती है, तो ये जो एक्टिवेशन है इसके माध्यम से वी कैन से दिस एक्टिवेशन कंट्रीब्यूट द कैंसर रेजिस्टेंस टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। मतलब ये एक्टिवेशन की वजह से कैंसर का जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो ऐसा कुछ मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस एंडोकैन PDGFRA के इंट्रैक्शन को जो टारगेट है किया जा रहा है, मतलब इतने प्रिसाइज है ना, प्रिसाइजली हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हमने पर्टिकुलर कंपोनेंट बना लिया तो उसे हम प्रिसीजन मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो प्रोटीन है और PDGFRA है, तो प्रोटीन जो कि यहाँ पे एंडोकैन है और PDGFRA, इनके इंटरेक्शन को अगर हम मैनिपुलेट कर देंगे, इन दैट केस उस कंटेक्स्ट में वी कैन से कि जो कैंसर है उस कैंसर को हम ट्रीट जो है वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं को इवोल्यूशन ऑफ लाइस है। लाइस मतलब आप देखे होगे ना, 10 दिन ना हो तो आपके सर पे जो छोटे छोटे आ जाते हैं उसको लाइस बोलते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि जो अचीविंग लाइस एग जो है वो बर्मीज एम्बर, लाइक मिड क्रिटेशियस बर्मीज एम्बर, ठीक है, आप देख लेना ये क्या है बर्मीज एम्बर मतलब इमेज में। तो यहाँ पे क्या है कि पहले के टाइम पे कहा गया कि जो मतलब बहुत ही, जब ये एरा आप देखेंगे बहुत समय पहले की बात है, तो उसमें कहा गया कि सर्टेन जो ये लाइस हैं दे यूज टू बी सर्टेन बर्ड्स में जो है मतलब प्रेजेंट थे, जैसे फेदर में, क्योंकि ये पैरासाइट है खुद सो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या लाइस का ओरिजिन किस तरीके से हुआ और किस टाइप से वो दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो वर्टिब्रेट जिनके बैकबोन हैं, तो उनमें कैसे रह के और ये अपने आप को इवॉल्व कर पाए।
ये चीज़ आपकी हाईलाइट की। नेक्स्ट देखते हैं, आर लिथियम बैटरीज ऑन फ्लाइट्स डेंजरस। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है इसमें, बिल्कुल ऐसे आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस बन गए हैं। देखो कंटेंट आपको आज भी आप देखोगे किसी भी संस्थान कोचिंग में जो है चीज़ें यही रहती है, पुराने ज़माने की चीज़ें चलती जा रही हैं। तो जो स्टैटिक लेवल का कंटेंट है वो तो आप पढ़ते ही जाओ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट अपने कंटेंट जैसे ये टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर या उन सबसे आप जोड़ के देख सकते हो। न्यूज़पेपर में पर्टिकुलर जो एक मिथ जैसे जो एकदम तैयारी नहीं करते हैं और बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो आप न्यूज़पेपर को कभी भी किसी कंपाइलेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेक करना हो तो आप एक मंथ का मेरा ये जो सेशन है इसको आप 5 AM और इसको जोड़ के देख लो। और मैंने आपको कई बार कहा कि किसी भी चैनल के अंदर अगर 30% भी कंटेंट आप मुझे बता दो जिसने इतना कवर किया हो, मतलब जो यूपीएससी लेवल का बात की जाए और उसका नहीं, तो मैं आपको जो कोर्स है एक नए कोर्स में आपको फ्री में ऐड कर दूंगा। आज तक मुझे उस चीज़ का कभी रिप्लाई नहीं आया, मैं होप करूंगा कि ऐसा कोई रिप्लाई आ जाए। आप रिसर्च करके कर सकते हो, बट यूपीएससी का कंटेंट जो है वो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट प्रॉपर जो है वो होना चाहिए, और मेरा जो सेशन उससे पहले होना चाहिए, बाद में तो कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरी फायर रिस्क के कंटेक्स्ट में, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स जो इजी हैं, जैसे एक मिस्टेक मुझसे हुई थी, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वो एग्जामिनेशन वाला बिल आया था, आई थॉट कि ये इतना इजी तो कैसे होगा, ठीक है यूपीएससी के अगर, तो ऐसे ही जनरली मैंने स्लाइड बस दे दिया था उसको, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है, बट यूपीएससी ने मेंस में पूछा था उस चीज़ को, तो वो मतलब कई बार ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, इट वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सो आई अंडरस्टूड कि यार ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ को बहुत ही इन द सेंस कि मतलब अगर वो है तो उसको हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मतलब कहने का क्या है कि कई सारी जो ऑब्वियस चीज़ें जो चल रही होती हैं, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट देम। सो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल सबमरीन की बात करें उसकी बात हो रही है, या फ्लाइट्स की बात करें उसमें इस्तेमाल करने की बात है। तो पहली चीज़ जैसे आग लग जाना, तो मैकेनिकल स्ट्रेस एक बड़ा, जैसे मान लो कोई कुछ ऐसा स्ट्रेस सा पड़ा, उससे अंदर कुछ बैटरी का डैमेज हुआ, उससे शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या एक्सेसिव टेम्परेचर से जो है बैटरी का मटेरियल में डिग्रेड होकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या कोई ऐसा स्थिति हो जाए, मान लो फ्लडिंग है, हरिकेन्स है, या किसी कारणवश जो है फायर कैच कर जाए, ये है। तो यहाँ पे क्या ये है कि ये जो मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ख़ास तौर से व्हेन यू टॉक अबाउट इट कि जो IFA-LPA है, IFA-LPA ये जो ग्लोबल नॉन प्रॉफिट रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनका एक एसोसिएशन टाइप है ये। तो इसमें कहा गया कि 3 आपके इसमें आपके 3 पोजीशन पेपर इसमें हाईलाइट किए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया POS 01 के अंदर की सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा सकता है, POS 02 के अंदर फायर डायनेमिक्स जो लिथियम आयन बैटरीज है उसको ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स से कंपेयर करना कि पहले अगर कोई दूसरा फ्यूल के रूप में यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, लिथियम आयन बैटरीज में क्या चैलेंज है, एसोसिएटेड रिस्क क्या है। अब रिकमेंडेशन फॉर द सेफ्टी प्रोटोकॉल में है, तो इसमें क्या है कि पर्पस बिल्ड इक्विपमेंट बनाना, पर्सनल की ट्रेनिंग करना, रेगुलर असेसमेंट और अपडेट चीज़ों को देखना। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है लिथियम आयन का, इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सर्टेन फ्रेमवर्क बनाएगा। अब ये प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, जैसे UN 3480, UN 3481, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये 2 रेगुलेशंस हैं ये किससे एसोसिएटेड हैं। तो ये लिथियम आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैसे आपको करना है, तो उससे एसोसिएटेड है, और यूनाइटेड नेशन की रेगुलेशंस हैं, और सर्टेन चीज़ें इसमें हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल UN 3480 है, उसमें ट्रांसपोर्ट अगर बल्क में कर रहे हो, या UN 3481 है वो बैटरीज कंटेन्ड इन और पैक्ड विथ किसी इक्विपमेंट के साथ अगर वो प्रेजेंट है तो क्या करना चाहिए। तो इसमें लेबलिंग रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग स्टैंडर्ड सब कुछ हाईलाइट किया गया है। उसको स्टेट ऑफ चार्ज लिमिटेशन, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कहा गया कि ये मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड एट LOC ऑफ लेस देन 30%, मतलब चार्जिंग कितनी उसकी होनी चाहिए, तो 10% से 30% से कम होना चाहिए। तो अभी ये थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं, और जो बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो ज़रूरी है कि मतलब जैसे जैसे बैटरी का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो जितने भी ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो ध्यान में रखना, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बैटरी के माध्यम से चीज़ें एनर्जी और सब रन होना, तो मतलब वो प्रोवाइड होना, तो वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न और रेगुलेटरी मेजर्स को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड वाटर के कंटेक्स्ट में। ग्राउंड वाटर की बात किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो ग्राउंड वाटर की बात करें तो इसमें अभी नाइट्रेट कंटामिनेशन की बात की, नाइट्रेट का लेवल बहुत हाईलाइट किया गया। अब ग्राउंड वाटर का पर्पस बहुत जगह पे है। अब जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की अगर बात करें तो ये मॉनिटर करता है
मैनेज करता है ग्राउंड वाटर रिसोर्स भारत के अंदर, और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और सब मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसमें क्या, नाइट्रेट का लेवल ग्राउंड वाटर में बढ़ रहा है, अब इससे हेल्थ रिस्क भी है का नाइट्रेट का लेवल अगर शरीर में जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि नाइट्रेट का लेवल बहुत तेज़ी से लगभग 440 लेवल तक पहुंच चुका है, और लगभग 56% जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल प्रेजेंट है। 21.6% जो ग्राउंड वाटर सैंपल्स हैं उसमें एक्सेसिव नाइट्रेट लेवल जो है वो आपका देखा गया। हेल्थ और एनवायरनमेंट की बात करें तो जो नाइट्रेट कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर के अंदर है, एंड साथ में इसका हम जैसे अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे तो शरीर अफेक्ट होंगे, उसका एनवायरनमेंट भी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका बनता है। मिथेमोग्लोबिनेमिया ये क्या है कि अगर सपोज करो हाई नाइट्रेट लेवल है तो इसमें मिथेमोग्लोबिनीमिया हो सकता है, जहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो रिड्यूस हो जाती है। आरबीसी जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जैसे एक मजदूर है और वो क्या करता है कि अगर मान लो एक ट्रैक्टर की ट्राली है और उसमें बोरियां रखी हुई हैं, तो मजदूर जो है वो ट्राली से वो बोरियां लेके इधर से उधर ले जाएगा। तो ये सोचो कि वो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम शरीर के अंदर करता है। तो अगर ये मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है, और ये कब होता है, जब नाइट्रेट का लेवल बहुत हाई होता है, इससे जो रेड ब्लड सेल्स की कैपेबिलिटी ऑक्सीजन कैरी करने की वो रिड्यूस होती है। अब आप खुद इस चीज़ को इमेजिन करो कि जो, हाँ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं है ना, जो वी कैन से दिस थिंग कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं टू कैरी ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं कि जो आरबीसीज हैं अगर उनकी ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस ऑक्सीजन के बिना शरीर के हर एक सेल्स बहुत आपका अफेक्ट हो सकता है। फिर इसका ये भी है कि एल्गल ब्लूम है, अगर मान लो आसपास पानी है, तालाब है, नदी है, अगर उसमें नाइट्रेट का जो है काफ़ी कंपोनेंट आपका प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारी एल्गीज और आपका वेजिटेशन डेवलप हो जाएगा, फिर उसका डिग्रेडेशन होगा, फिर यूट्रोफिकेशन जो मैंने कई बार आपको पढ़ाया। कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, तो वो सब भी देखने को जो है वो मिलेगा। अब इसमें देखो एक प्रश्न और भी आपके लिए फ्रेम होता है कि नाइट्रेट पॉल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। नाइट्रेट कंटेमिनेशन का सोर्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई चीज़ें जिसमें कहा गया कि जो आप एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो और उसमें काफ़ी सारा जैसे अमोनियम नाइट्रेट और ये सब चीज़ें हैं, तो नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे मान लो आप यूज़ कर रहे हो, फिर पानी डाला खेतों से, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन गया, ये भी एक है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज का सही से ट्रीटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी नाइट्रेट कंटामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ प्रीलिम्स का भी एक प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि नाइट्रेट पॉल्यूशन के लिए। स्टेट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय नाइट्रेट कंटामिनेशन कौन से हैं? सर्टेन स्टेट्स जैसे राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर सैंपल है, जहाँ पे आपका नाइट्रेट का जो कंटामिनेशन है वो काफ़ी हाई है। इमर्जिंग कंसर्न जो सेंट्रल और सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो कई स्टेट जैसे स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उनमें भी इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड, यूरेनियम तक जो है वो भी ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और ये इट्स सब ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये चीज़ जो है देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 60.4% जो ग्राउंड वाटर है इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, 73% ब्लॉक्स जो हैं वो सेफ बोले गए हैं, और काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं दे आर नॉट सेफ। तो अगर सेफ नहीं है तो एक मैटर ऑफ कंसर्न। अब देखो कितने परसेंट ब्लॉक्स हैं कितने नहीं है इतना आपको याद नहीं रहेगा, बट बेसिक आपको याद रखना। तो जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब देखना कि पीने लायक है कि नहीं, उसका प्रॉपर आपका डिजिटल रिकॉर्ड रखना। यहाँ एक बार चेक करना पीजोमीटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे पीजोमीटर्स के माध्यम से जो पूरा डिजिटल रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना, जिससे हमें आइडिया रहे कि ग्राउंड वाटर का लेवल किस प्रकार का है एंड वेदर इट्स यूजफुल और नॉट। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ वेदर ट्रैकर। अब इसमें मैंने मेंस का एक थोड़ा आपको होमवर्क दे रखा है कि आप इसमें देखो कि वैसे पहले मैंने पढ़ाया जैसे रडार सिस्टम जो डेवलप हुआ है, और हमने एक नया मॉडल भी डेवलप किया जो कि आई थिंक 1.1-1.5 साल पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो बहुत पुराना है एग्जैक्टली। बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेहनत करो आज, है ना, जिसमें जो हमारी वेदर फॉरकास्टिंग है उससे एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजी है कि हम पहले क्या यूज़ करते थे अब क्या यूज़ करते हैं हम,
जैसे डॉपलर रडार का इस्तेमाल जो है वो आपका होता है, तो उसका थोड़ा सा आप लोग एक बार जरूर से गो थ्रू होना, ठीक है। एक बार मुझे वॉइस बताना परफेक्ट है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो 150th एनिवर्सरी है, एक तो ये पॉइंट है। कब फाउंड किया गया, 1875 में ब्रिटिश प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको फाउंड भी किया। और फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड करके हैं। और यहाँ पे रीज़न क्यों था, क्योंकि मानसून का बहुत महत्वपूर्ण रोल, साइक्लोन साउथ एशिया में किस टाइप से, सब जानने के लिए। और इसका पहला जो आप कह सकते हो कि लोकेशन कलकत्ता के अंदर था, फिर उसके बाद आपका न्यू दिल्ली के अंदर आ गया। आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा रीड करना, तो यहाँ पे हम उसका भी हिस्सा बने 1949 के अंदर। फिर इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा, क्योंकि जो वेदर पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि भारत का जो है भारत पे ही अफेक्ट पड़ता है। एल नीनो, ला नीना जैसे इवेंट जो कि दूर कहीं साउथ अमेरिका के पास या सेंट्रल पैसिफिक ओशन पे हो रहा है, वो भी हमें अफेक्ट जो है करते हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना ये है। और बहुत सारी जैसे बैलून, सैटेलाइट, नेवल वेसल्स, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके माध्यम से प्रॉपर डेटा का कलेक्ट करके। देखो बारिश को अगर आपको फोरकास्ट करना है तो आपको देखना पड़ेगा, देखो विंड क्या है, मॉइस्चर क्या है। और विंड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ पर निर्भर नहीं आपका जो है करता है। अब आप जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लो कि अगर पंजाब हरियाणा के अंदर अगर कुछ जल रहा है तो पॉल्यूशन दिल्ली में कॉज करेगा। तो देखो जो एटमॉस्फेयर है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो अगर कहीं दूर भी कुछ हो रहा है तो वो अफेक्ट होगा। और आर्टिक रीजन के अंदर भी अगर वी कैन से कि बर्फ़ अगर पिघल रहा है और वहाँ पे हीट बजट में बदलाव आ रहा है कि कितनी हीट पहले ट्रैप होती थी, कितना हीट अब हो रही है, कितनी हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, कितना एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा। अब देखो पृथ्वी को अगर आप उसके चीज़ों को समझना, तो एक ये कमरा है, जैसे एक कमरे में अगर एक जगह पंखा चला दिया और एक जगह एसी चला दिया तो उसकी हवाएं आपस में मिक्स की होंगी और टेम्परेचर रहेगा। अगर एसी बंद कर दिया तो उसका असर पूरे कमरे में होगा, कहीं पे जल्दी होगा कहीं बाद में होगा। पंखा बंद कर दिया, पंखा चला दिया तो एक जगह पे असर पहले होगा बाद में होगा, लेकिन असर जरूर से होगा। तो इसी प्रकार से जो हवाएं, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पृथ्वी के अंदर है उसमें भी बदलाव होगा। भले उसके लिए जो सर्टेन डेवलपमेंट एक जगह में आज कुछ हो रहा है कल कहीं और होगा, तो हम ऐसे फ्रेगमेंटेड वे में चीज़ें नहीं देख सकते, इसलिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है बहुत मैटर करता है। अफ्रीकन टाइगर देखना है, नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीकन टाइगर फिश है, इसका साइंटिफिक नेम याद तो नहीं रहेगा बट याद थोड़ा देख लेना। तो अफ्रीका के अंदर है। अब यही बात, अफ्रीकन टाइगर फिश कहाँ पे है, तो अफ्रीका के अंदर ही है, ठीक है। तो इसमें कैसा उसका टीथ है आप देख लो एक बार। अब इसमें एक जो मैंने टॉपिक आपको देखा, ओकावांगो रिवर है, ये बोट्सवाना के अंदर है और ये जो डेल्टा बनता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओकावांगो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, तो याद रखना अफ्रीका में बोट्सवाना के अंदर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है लोकल इकोनॉमी में और लाइवलीहुड सस्टेन करने में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डिजिटल ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर ये 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों का कंटेंट कंबाइन करके कुछ पॉइंट्स खुद से ऐड करके और ये कंटेंट आपका तैयार है। क्योंकि देखो क्या है कि बहुत ज़्यादा किसी भी, जैसे अब न्यूज़पेपर आप रीड करोगे ना खास तौर से, तो उसमें अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है, ऐसा क्रिटिकल नहीं। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत ही आप लोग क्योंकि ब्यूरोक्रेट है तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पॉलिसी आती है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आ गया आपके देश के अंदर, वो इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नुकसान होता है, क्योंकि उसका पर्सनल डेटा और ये सबको प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा एक चीज़ें रहेगा, तो जो कंपनीज होगी उनको फ्रेमवर्क बनाना होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं कि ज़बरदस्ती का मतलब इधर उधर पैसे वैसे दे के एनजीओज और ये सब जो भी आपके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको दे के भाई ठीक है तुम थोड़ा बहुत नेगेटिव करो जिससे कि चीज़ें डिले हो जाए। ये होता है, मतलब आप अगर कमियां निकालने आओगे ना तो वही होता है, राइट टू प्राइवेसी जा रही है और इस टाइप का। बट आप समझो कि जहाँ पे सपोज करो कि अगर आपके देश के अंदर डेटा रेगुलेशन का लॉ ही नहीं है, तो जब लॉ नहीं, उसका नुकसान ज़्यादा है इन कंपैरिजन कि आप लॉ लेकर आ रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर उसमें कुछ कमी आ रही है उसको इंप्रूव कर रहे हो। अब हम लॉ ही लेकर ना आए, तो आप एक ब्यूरोक्रेट जब बनते हो तो ये ध्यान में रखना कि ये नहीं कि आप कोई क्रिटिकल या क्रिटिसिज्म पढ़ के सिर्फ उस चीज़ का नेगेटिव देखो। किसी चीज़ का पॉजिटिव तब आपके सामने आएगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं माइंड में चल रहा है और माइंड खेल के ये गलत है वो सही है ऐसा कर रहे हैं। बट आप ये स्थिति इमेजिन करो कि पहले डेटा लॉ हमारे देश में नहीं है और वो फार बेटर कि एटलीस्ट हम डेटा लॉ को रेगुलेशन या डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लेकर आएँ, उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करें। ये बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच, और ऐसा ही आंसर कभी भी इंटरव्यू में पूछे तो ऐसा ही रखना, ना कि आप कोई एक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो अपनाओ।
तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस पर हमने कई चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पे मतलब बहुत चर्चा इस पर पूरा डिटेल मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे कई सारे मतलब एक चीज़ तो हाँ, एक चीज़ और ये ध्यान में रखना, यहाँ पे कंसेप्ट जो आपको ध्यान इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड में होना चाहिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसके माध्यम से इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हो जाए। तो यहाँ पर्सनल डेटा, मान लो मेरा नाम है, मेरा रिलीजन है, मेरा जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो डेटा, वहाँ पे हमारा कंसेंट मैटर करता है। नॉन पर्सनल डेटा पे ऐसा कोई कंसेंट नहीं। नॉन पर्सनल डेटा आपको ज़रूरत क्या है, नॉन पर्सनल डेटा का जो ज़रूरत है वो किस पर्पस के लिए आपको ज़रूरत है। तो बेसिकली इट इज़ जो नॉन पर्सनल डेटा का जो ज़रूरत अगर देखा जाए तो मेनली जैसे बहुत सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग और इन सब के लिए होता है, तो वो जो भी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन और ये सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि कोई हम बिना पूछे कुछ यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो ये आपका ड्राफ्ट रूल अभी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जनवरी 3, 2025 के अंदर। और ये जो DPDP जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसमें लाइक इसमें थोड़ा सा मोर प्रैग्मेटिक एंड लेस प्रेस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क, प्रैग्मेटिक में थोड़ा रैशनल लेकर हम जा रहे हैं। तो ये जो रूल्स आपके हैं नए, ये पहले का जो है उस पर थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया गया है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है अपनाया गया है। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के रूल्स सब पे लागू होंगे, फिट फॉर ऑल, वन साइज फिट फॉर ऑल रेगुलेशन हमसे अवे हम जाके प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की तरफ जो है जा रहे हैं कि दीज आर द प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल के बेसिस में चीज़ें आपको करनी है। तो इन प्रिंसिपल के विद इन आपके पास जो है एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आपका है। तो एक तो यूज़र राइट भी है, दूसरा जो बैलेंस करना है वो आपका ये है कि बिजनेस ग्रोथ के, क्योंकि देखो डेटा के बिना आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो वो भी जरूरी है, प्लस यूज़र राइट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की बात आपकी की गई है। एंड पहले जैसे मान लो कि बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें एसोसिएटेड थे, खासतौर से यूरोप का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है तो उसमें है, तो इसमें चीज़ों को क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी ऐड करना का, ये नहीं कि हर चीज़ में कंसेंट का आप समझ ही नहीं आएगा क्या कंसेंट क्या नहीं कंसेंट, ये है। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक्सेसिव डिटेल अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे ये भी हाईलाइट इसमें भी सर्टेन चीज़ें की गई, जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन पे फोकस करना। उसके बाद है ना, उसके बाद सिंप्लीफाइड नोटिस जो भी है, और कंसेंट मैकेनिज्म, आपका डेटा अगर पर्सनल यूज़ हो रहा है तो वो सिंप्लीफाइड करना। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है फॉर बिजनेसेस की, अगर वो डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना देना, तो उसको भी मतलब रिडक्शन जो अननेसेसरी है उसको रिडक्शन करना। बिजनेस अपने इनोवेशन के लिए डेटा का इस्तेमाल कर सकें तो उसको भी एक प्रकार से इनकरेज करना, और उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन होना। सेक्टर स्पेसिफिक एग्जाम्शन जो है वो भी आपका दिया गया है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर है उसमें एग्जाम्शन दिया गया है सर्टेन कंसेंट रिक्वायरमेंट के लिए। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी कुछ सर्टेन लेवल पे दिया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन के कंटेक्स्ट में, जहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल दे आर एंगेज्ड इन ऑनलाइन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो वहाँ पे उसका डेटा है तो उसके लिए भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्नॉलेज जो है वो भी आपका किया गया, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी उसमें सारा डेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ये सब में होता है, तो उसमें तो यहाँ पे बिहेवियर मॉनिटर एजुकेशनल सेटिंग पे यहाँ पे मतलब बिहेवियर मॉनिटरिंग इन एजुकेशनल सेटिंग, जिससे कि लर्निंग आउटकम बढ़े। क्लिनिकल मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बात करें, वहाँ पे जो लेवरेजिंग डेटा फॉर टारगेटिंग इंटरवेंशन, क्योंकि देखो अगर हेल्थ से रिलेटेड आप पर्सनल डेटा नहीं लेंगे तो फिर कैसे हम ये एक उसका जो है जो हेल्थ हिस्ट्री है वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र प्रोटेक्शन और नेसेसरी जो इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही, चाहे एजुकेशन हेल्थ पे, उस पर सर्टेन एग्जम्पशन जो है वो आपका दिया गया। अब इसमें एक जो चैलेंज है दैट इज़ डेटा लोकलाइजेशन एंड रेगुलेटरी अप्रोच। तो यहाँ पे भले ही इस रूल्स में कुछ चीज़ें हैं बट कुछ कंसर्न जरूर से हैं, जैसे डेटा लोकलाइजेशन की, जैसे आपके देश के अंदर डेटा आप प्रोड्यूस हो रहा है और डेटा स्टोर हो रहा है, तो डेटा लोकलाइजेशन का मतलब कि डेटा को हम अपने यहाँ पे प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बट यहाँ पे जो डेटा स्टोर भी हो। अभी फिलहाल के लिए जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट डेटा का आपका होता है, सो सर्टेन जो क्रॉस बॉर्डर डेटा का फ्लो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लाना, ऑल दो यहाँ पे मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि मेजर सर्वर्स और वो सब हैं तो देश के बाहर हैं, तो जब अगर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करोगे तो उससे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बन सकती हैं। अब ये चीज़ है। उसके बाद लोकलाइजेशन अगर आप करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनोवेशन को अफेक्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो एसोसिएटेड आपकी हैं, मतलब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आपके देश जो है आपके देश के अंदर ही सारी कंपनी, उनका पूरा जो नेटवर्क है या दूसरी कंपनी से भी एसोसिएटेड है। तो डेटा लोकलाइजेशन से जो ग्लोबलाइजेशन किस टाइप से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में
जो कंपनीज का इंटरलिंकेज है कैसा अफेक्ट होता है, वो डेटा कैसे यूज़ करते हैं, वो एक देखने वाली बात जो है वो बनता है, वो आपका बनता है। तो कई सारे ऐसे जैसे इनोवेशन फिर वो कैसे करेंगे अगर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं, तो ये एक चैलेंज है, ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म जो है वो देखने का। तो सेंट्रलाइज्ड, अगर मान लो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लोकलाइजेशन के लिए है, तो मेनली जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, उनके जो नीड है उसको एड्रेस ना किया जा सके। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे वेरिफिकेशन है, यूज़र वेरिफिकेशन है, या जो गवर्नमेंट का एक्सेस है सेंसिटिव बिजनेस डेटा पे, उस पर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जैसे बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उन्हें देखना है कि जो भी यूज़र है वो सही है कि नहीं है, तो उसके पर्सनल डेटा जो है वो उनके पास जाता है। सो ये है। फिर उसके है ना, तो क्योंकि अब पर्सनल डेटा गया, फिर उसी डेटा के को प्रोसेस करना, फिर अपना आउटकम लेकर आना। अब इसमें क्लैरिटी लेकर आना है, क्लैरिटी लेके कोई बिजनेस अगर सपोज करो कि वेरिफिकेशन करता है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें जो भी सर्टेन मतलब क्लैरिटी है उसको देना ज़रूरी है। फिर जो गवर्नमेंट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा राइट्स कंसर्न, अगर मान लो कि अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये भी है कि अगर सरकार आपका पर्सनल डेटा या डेटा यूज़ करती है तो वहाँ पे तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब इलेक्टोरल रोल है, उसमें सारा डेटा आपका रहता है तो सरकार के पास ही होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश क्या करता है कि देखो सरकार ने अगर डेटा देख लिया ना तो वो आपका मिसयूज़ कर लेंगे, आपका राइट्स खा जाएंगे, बहुत चीज़ें बोलेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं कुछ करेगा। बट असल में इसका उल्टा होता है। गवर्नमेंट के केस में तो आप जैसे मान लो कि अगर कहीं भी ऐसा ब्रीच होता है तो आप उनको अकाउंटेबल बना सकते हो, अगर हम एजुकेटेड हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर हम अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं और अगर आपके देश का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बेटर है। बट प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। आज के टाइम पे देखो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। अब आप देखोगे कई बाहर के सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, अब उसमें आप अपना कार्ड का डिटेल दे दो, और वो डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं देते। कार्ड का डिटेल उनके पास चला गया तो चला गया, क्या कर लोगे। अब अगर ऐसा ही कोई सरकारी तंत्र कर ले कि आपका डेटा लेके बैठ जाओगे, आप पहुंच जाओगे ऑफिस, तो ये अंतर है। ये एक माइंडसेट है कि जिसके माध्यम से हम सरकारी तंत्र के प्रति मिसट्रस्ट डिस्ट्रस्ट डेवलप कर लें और प्राइवेट वाले हमारा डेटा यूज़ करें तो हम खुश हो जाएं। तो ये क्या है कि ऐसा ऐसा नरेशन जो है वो एक प्रकार से प्रमोट भी किया जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर राइट वेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप राइट्स जो हैं आपके वो प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो एक अच्छे लॉ और रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से ही जो है वो आ सकते हैं। तो क्लियर गाइडलाइंस ऑल दो होने चाहिए, जो बिजनेस माइट फेस सर्टेन चैलेंजेस, तो वो देखना है। फिर उसके बाद देखना कि है ना प्राइवेसी से रिलेटेड है। बहुत सारा मान लो कि वो डेटा यूज़ करने में ही बहुत सारा उनको कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही है तो उनका बिजनेस ग्रोथ अफेक्ट ना हो। ये देखना कि प्राइवेसी फ्रेमवर्क आज के टाइम पे जो इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजीज आज के समय में, जैसे आपको टेक्नोलॉजी को भी ट्रेन करना है ना, तो उसमें डेटा का ज़रूरत है, कौन सा डेटा यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और अगर आपने बहुत सारे डेटा को लिमिट कर दिया तो टेक्नोलॉजी कैसे ट्रेन होगी। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग है, AI बेस्ड सिस्टम्स अगर आप डेवलप करना चाहते हो इफेक्टिवली, तो उनके लिए डेटा कलेक्शन बहुत जो है करना पड़ेगा। और इफेक्टिव और सेंसिटिव डेटा जो है वो तो देखना ही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि रेलिवेंट डेटा जो है रीच करे। तो पॉलिसी मेकर्स को जो भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है या इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकोमोडेशन है बैलेंस के लिए, मतलब जो ज़रूरत है कि हमें इनोवेशन अगर करना है तो सर्टेन डेटा कलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, AI बेस्ड इनोवेशन हम नहीं कर पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। फिर दूसरा जो डेटा जिनके पास है वो वही करेंगे। फिर दूसरा जिसमें कहा गया है कि रिजिड जो कंसेंट मॉडल है उससे हमें दूर जाना चाहिए। कंसेंट मॉडल मतलब कि आप मेरे पर्सनल डेटा को यूज़ करो, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर हमने कर दिया तो क्या हम उससे देखें। तो यहाँ पे एक प्राइवेसी है, या प्राइवेसी के लिए आप अगर, क्योंकि वो संवैधानिक राइट है, तो प्राइवेसी फ्रेमवर्क की बात करें तो रिजिड कंसेंट मॉडल अगर अपनाते हैं तो वो कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उस पर क्या इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ सकता है इनोवेशन और इन सब में। तो ये है। तो यहाँ पे अभी जो ड्राफ्ट रूल है उस पर पब्लिक कंसल्टेशन आएगा। बट यहाँ बैलेंस्ड अप्रोच की बात की है, जहाँ पे हम एक तरफ तो इनोवेशन को भी स्पेस प्रोवाइड करें और यूज़र राइट्स को भी देखें, प्लस ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन, ये तीनों चीज़ों पे फोकस हमें करना है। और एक तरफ सिटीजन है, दूसरी तरफ बिजनेस है, दोनों लेकर चलना है। क्योंकि वही सिटीजन जो है उसके डेटा का भले इस्तेमाल हो, बट बिजनेस जैसे आगे बढ़ेगा तो उसी बिजनेस के माध्यम से वही सिटीजन उसको जो है जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है बनेगी आपकी ओवरऑल होंगी। शुड वोटर IDs भी लिंक्ड विद आधार, यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, तो ये 2015 में आपको लॉन्च किया गया था। इसमें जो भी मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको हटाने की बात की गई है। लगभग 300 मिलियन वोटर्स जो हैं उनको लिंक किया गया विद आधार विद इन 3 मंथ्स फॉर आइडेंटिटी ऑथेंटिफिकेशन। इन अगस्त 2015 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल आधार मैंडेटरी ओनली फॉर वेलफेयर स्कीम एंड पैन लिंकिंग।
ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये जो है इसको हॉल्ट कर दिया गया था नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को। अब पोस्ट 2018 की अगर बात करें तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको अमेंड भी किया गया था, जिसमें जो वॉलंटरी ईपिक आधार लिंकिंग वो किया जा सकता है। वॉलंटरी मतलब इच्छा अनुसार जो है वो किया जा सकता है, आपका किया जा सकता है। मेनली जो इलेक्टोरल रोल के कंटेक्स्ट में डेटा है उसको आधार से लिंक जो है वो आपका किया जा सकता है। तो न्यू वोटर यूज़ फॉर्म 6 एग्जिस्टिंग वोटर यूज़ फॉर्म 6 है फॉर आधार 6, ये क्या लिखा है 6B है, एक बार चेक करना, फॉर आधार सबमिशन। तो ये अल्टरनेट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड इफ़ आधार इज़ अनअवेलेबल, मतलब एक तो आपका फॉर्म है, अगर मान लो नहीं आधार अवेलेबल तो उसके लिए अलग से फॉर्म है। और कोई भी जो वोटर उसे डिनाई नहीं किया जा सकता रजिस्ट्रेशन अगर उसके पास आधार नंबर नहीं है, ऐसा है। बट क्योंकि वॉलंटरी अभी रखा हुआ है तो आधार प्रोविजन इज़ नॉट मैंडेटरी, बट फॉर्म 6 एंड 6B रिमेन जो है वो चेंज्ड आपके रहते हैं। ठीक है, तो वोटर आईडी को आधार से लिंक करना है। अब इसमें देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में जो है वो देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है, अगर आप ब्यूरोक्रेट और पॉलिसी मेकर के रूप में देखें। अब इसमें मन में आ जाए कि वो हमारा बायोमेट्रिक लेके सरकार भाग जाएगी या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए फिर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट जो है वो करना चाहिए और एग्जिस्ट करता भी है। ऐसा कोई है डेटा लीक और ऐसा कुछ अगर होता है तो उसके लिए हमें जो है देखना पड़ेगा। और जो स्पेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो वो बहुत ही सिक्योर हो, ऐसा देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्या है? ये एआई सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है। देखो क्या होता है कि जो भी आपका बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे डिवाइसेस है, तो अब आप उनका यूज़ कर रहे हो तो दे शुड बिहेव लाइक अ मतलब हमारे इंसानों की तरह, तभी उस डिवाइसेस का आप इस्तेमाल जो है वो करोगे। तो एक तरफ तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। तो जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए होगी। जैसे टेक्स्ट है पूरा उसको समराइज करना, किसी के जो कुछ लिखा उसका पूरा कंटेंट को एनालाइज करना, चैटबॉट के लिए, तो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है इस्तेमाल करता है। सो डिस्पाइट देयर साइज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल कैन स्टिल अचीव कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। बहुत सारे जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी की जाती है उसको किया जा सकता है। सो ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लार्ज मॉडल बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें ह्यूज डेटा का इस्तेमाल आपका होता है। तो अभी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स जो एआई सिस्टम है उनको यूज़ करना, उनको अंडरस्टैंड करना, जनरेट करना, और उसका मतलब मेनली आप कह सकते हैं कि लाइक उसको इफेक्टिवली यूज़ करना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इन सब के लिए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे, जैसे एंथ्रोपोनिक एआई लॉन्च्ड, क्लॉड 3, ऐसा कई सारे ऐसा जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो निफ्टी लैंग्वेज मॉडल अलॉन्ग साइड विथ फ्लैग एआई, फ्लैगशिप एआई, ऐसा कई सिस्टम जो है वो आपका। तो वो यहाँ पे कहा गया कि कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं लाइक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ सर्टेन लेवल पे जहाँ पे आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो भारत में जहाँ पे स्कोप ऑफ एआई एडॉप्शन इज इमेंस बट रिसोर्सेज आर कंस्ट्रेंट, द एसएलएम्स जो है ये एक तरीके से परफेक्ट आप कह सकते हो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आप डेवलप करते हो तो उसको इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उससे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारे जो छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो हम इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स चीपर भी होते हैं, ये फैक्ट आप याद रखो। दे आर चीपर, सस्ते भी होते हैं, दे आर चीपर ऑल्सो, और स्पेसिफिक होते हैं यूज़ के लिए। एंड लाइक फॉर अ कंपनी दैट नीड्स एआई फॉर सेट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेस टाइम चाहिए, लेस कंप्यूट, स्मॉल ट्रेनिंग डेटा का ज़रूरत आपका है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, ये फैक्ट आप याद रखना, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन स्मॉल लैंग्वेज मॉडल और ये सब आपका बन सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किया। लोहड़ी और मकर संक्रांति ऑफर आपका एक्टिव है, 50% ऑफ है सारे कोर्सेज के लिए। लास्ट ईयर जो सेशन था हमारा उसमें 50+ क्वेश्चन प्रीलिम्स 2024 में आए थे। क्रैश कोर्स जो कि आज लेक्चर आपको मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, इस वीक में मैपिंग कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्टीमेट है, ये कोई पढ़ाता नहीं है आप लोग को, बट इसको पढ़कर जो पिछली बार आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स के जो ज्योग्राफी के प्रश्न इस किताब से, एक जीसी लॉन्ग से 2-3 प्रश्न थे और इस किताब से थे, और बाकी करंट कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स से, तो इस किताब को मैं कवर कराऊंगा। इसके अलावा इस कोर्स में हिस्ट्री और ये सब भी रहेंगे, मतलब जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो बुक चीज़ें हैं, बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं जो पढ़ना चाहिए, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न बनाती है। मैपिंग है, मैपिंग में कंप्लीट करा के फिर वर्ड मैपिंग में भी कुछ स्टैटिक और जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में न्यूज़ में है वो चीज़ें। तो ये अल्टीमेट कोर्स है, क्रैश कोर्स मिस नहीं करना है आपको। और ऑलरेडी मैंने 8+3 11 लेक्चर
लेक्चर्स डाल दिए हैं, इसमें मोर देन 100 लेक्चर्स होंगे। इसको हमें जल्द से जल्द हम लोग 2 इयर्स प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। बाकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साइंस टेक का भी सेपरेट कोर्स है, इसके अलावा 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर का भी कोर्स है। इसके अलावा आप देखोगे तो ऑल कोर्सेस आप चाहो तो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। ये अलग से टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिलता है। इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ B। 5 AM सीरीज़ आप मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे कंटेंट अपलोड होकर दिए जा रहे हैं तो आप लोग उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। टारगेट मीन्स 25-26 देखा तो देख लेते हैं। एक्सप्लेन टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इन वेदर फॉरकास्टिंग इन इंडिया। वेदर फॉरकास्टिंग में टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की गई है, तो इसके लिए आप आकलन सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। तो आप अपने आंसर जो भी क्वेश्चंस है उनको भी अपलोड कर सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको भी आप आंसर लिख के अपलोड कर सकते हैं आकलन सीरीज़ के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।